नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट चल रहा था, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट चल रहा था, यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट दिया गया था उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे मैंने पहले पार्ट 1 बना चुका हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है पार्ट 2 होगी। कम से कम हम 5 से 6 पार्ट में ये जो कॉम्बिनेशन पार्ट है ये समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 10 नंबर शिक्षण कौशल का और 10 नंबर जीवन कौशल का मिलाकर 20 नंबर के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर जो सुपरटेट का एग्जाम होता है उसकी अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसमें जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट वन लाइनर की तरह दिया गया है। उसी की तैयारी मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। याद रखिएगा, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एक ही में दिए गए हैं, उसकी मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप जीवन कौशल और शिक्षण कौशल की अलग अलग पार्ट जो यूथ कंपटीशन टाइम्स में दिए गए हैं उसकी अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट में ये सब कंप्लीट हो गया था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं पार्ट 2। तो याद रखिएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट है। आपको बार बार बता दे रहा हूं कि ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के कॉम्बिनेशन पार्ट का 2। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, तो आप जरूर इस चीज़ को देखिएगा। ये वीडियो तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। और हमारा पॉइंट पहला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21A में है। 21A में ध्यान रखिएगा है, 21 को कह सकते हैं या 21A। कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ये मौलिक अधिकार बना दिया गया था शिक्षा को। आज चलते हैं आगे। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो 2009 में यह अधिकार अधिनियम जो है पारित हुआ था। अगला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है 2009 के अधिनियम में आया था और वो लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ पढ़ दिया हूँ तो उसको आप सुधार लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार, यानी 6 से 18 वर्ष के बच्चों को आप जो है जो बधुआ मजदूरी है वो आप करा नहीं सकते। वो एक शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है, वो अनुच्छेद 24 के तहत। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता देखिए ये हर्बर्ट नहीं हो गए। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता की अगर हम बात करें तो वह थार्नडाइक का नाम आता है। ये गलत लिखा गया, थार्नडाइक का आप नाम सुने होंगे। उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम बुंट का नाम आता है। ध्यान रखिएगा इतनी चीजें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हर्बर्ट नहीं होंगे, थार्नडाइक महोदय जी होंगे। अगला पॉइंट, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है। ये गुड का स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा स्टेटमेंट है, शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रह जाती है। ये स्टेटमेंट जो है हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने दिया था। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला पॉइंट, अध्ययन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पाठ्य को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। अगर उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं अध्यापन कार्य को, तो ध्यान रखिएगा छात्रों के सहयोग से उसको संचालित करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को पाठ को। ठीक। अगला पॉइंट, जब आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें तो आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि विद्यार्थी का उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। ये उनके पूर्व ज्ञान की आपको जानकारी रखनी है। अगर किसी भी प्रकरण की स्टार्ट कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण होता है समझाने के लिए। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो विनम्र और किंतु दृढ़ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, विनम्र भी व्यवहार और किंतु दृढ़ होना चाहिए उनके व्यवहार के प्रति शिक्षक का व्यवहार। अगला पॉइंट है कि आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके विचार से, तो हमारे विचार से जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना होना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि वह बालकों की विषय के रुचि के अनुसार अगर दिया जाता है वो शिक्षण, तो वो काफ़ी प्रभावी होता है और बच्चे रुचि भी उसमें लेते हैं। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए। अगर आप उनको प्रश्न पूछने की युक्ति का विकास करना चाहते हैं तो यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में रुचि नहीं ले रहे हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे उनके कि क्यों नहीं उनकी रुचि लग रही है पाठ्य पुस्तक में उनकी, तो उसका कारण जानने का आप प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल प्रवृत्तियां से होती है। प्रत्येक संवेग की प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है और मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं और 14 संवेग है और 14 संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियां भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालकों को किस विधि से पढ़ाया जाता है? तो योजना विधि, जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसके माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा गया प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था? कई लोग इसको गलत करते हैं। खिलौनों की आयु और एक खेल की आयु, दो पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। खेल की आयु जो है उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तो ये चीजों को थोड़ा बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बन जाते हैं? तो वह किशोरा अवस्था में सक्रिय सदस्य की बात हो रही है, तो वह किशोरा अवस्था में बन जाते हैं। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या है? तो लिखना होता है। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब जो छोटे छोटे बारीकी काम होते हैं, और बारीकी काम आप किस चीज़ों से करते हैं? तो हाथ से ही, उंगलियों से ही करते हैं। और लिखना भी एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला पॉइंट है कि मानवीय प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो मानवीय प्रबंधन के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से भैया है? तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये 3 घटक हैं। तो पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? तो 3 संसाधनों का समन्वय होता है। एक भौतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन और एक होता है वित्तीय संसाधन। तो 3 संसाधनों का समन्वय होता है, आपको मैंने बता दिया। अगला पॉइंट है कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म होता है शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी में उसको कहते हैं। इसके लिए कितनी धनराशि दे है? प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है? तो वह 500 रुपये जो है प्रति वर्ष विद्यालय को खेल सामग्रियों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है कि पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। तो विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होता है ना, वो पीटीए का उपाध्यक्ष होता है और अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पीटर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का अर्थ होता है, क्या होता है, उसका अर्थ होता है उसका अर्थ होता है, याद नहीं आ रहा, पेरेंट्स यानी कि जो वो यार पैतृक, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अध्यापक शिक्षक, जो कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अभिभावक शिक्षक संघ, हिंदी में ये अब याद आ गया, अभिभावक शिक्षक संघ। और एक होता है, क्या होता है, एक होता है, एक एमटीए होता है और एक पीटीए होता है। तो याद रखिएगा, एक एमटीए होता है और एक पीटीए होता है। तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और एमटीए का फुल फॉर्म होता है मदर टीचर एसोसिएशन, यानी मातृ अभिभावक संघ इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ इसको कहा जाता है हिंदी में। थोड़ा इसका अर्थ थोड़ा इधर उधर है, तो इसी तरह मैंने गड़बड़ा गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे इसकी और भी चर्चाएं होगी जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा। तो अगला, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितने बार निरीक्षण आवश्यक होता है। प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण कितने बार आवश्यक होता है, तो वो 2 बार होता है, जिसको हम बीआरसी कहते हैं। वो 2 बार प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण करते हैं महीने में। अगला पॉइंट है कि विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया जाता है, तो वो 15% अंक जो है, 15 अंक जो है उनके छात्रों के नामांकन और उसकी उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है। अगला पॉइंट, विद्यालय श्रेणीकरण कितने बिंदुओं के आधार किया जाता है, तो वो 5 बिंदुओं के आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट, समय सारणी कितने प्रकार की होती है, तो वह 3 प्रकार की होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नीचे दिया गया है कौन कौन से हैं, तो समय सारणी के प्रकार, प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक की समय सारणी। तो 3 प्रकार की होती है समय सारणी, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह सामयिक शिक्षा प्रणाली या सामयिक शिक्षा प्रणाली जो होते हैं, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, इसमें सिखाया जाता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता है, तो शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व और वृक्षारोपण। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात करें तो जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अतिरिक्त जो क्रियाएं कराई जाती है उसको पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। जैसे खेल कूद, व्यायाम, ये सब जितने भी अलग से कार्यक्रम विद्यालय में कराए जाते हैं, जैसे शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, राष्ट्रीय पर्व का वृक्षारोपण जो हो जाता है, तो वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं कलापों की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। किसके जन्म दिवस पर, तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए व्यक्ति हैं और भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है। अब ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो शिक्षक संघ जो होता है उसको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट सामान्य अभिलेख है। लॉन्ग बुक, पीटीए और एमटीए जो है ये सामान्य अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। और अगला पॉइंट अध्यापकों से संबंधित अभिलेख जो है उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका और अध्यापक की डायरी, ये सब आ जाते हैं अध्यापकों से संबंधित लेख के अभिलेख से संबंधित आ जाते हैं। अगला पॉइंट लॉन्ग बुक है क्या, तो विद्यालय की डायरी होती है। देखिए लॉन्ग बुक होता क्या है, इसमें होता क्या है कि विद्यालय की जो भी गतिविधियां होती हैं,
जैसे कोई अधिकारी बाहर से आता है तो वो लॉग बुक पर साइन कर कर जाता है। बच्चे में जो भी विद्यालय में जो भी नए नए कार्यक्रम स्थापित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं तो उसका भी डिटेल इस लॉग बुक में भरा जाता है। तो इसीलिए इसे विद्यालय की डायरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि न्याय का सिद्धांत संबंधित है तो वह समय सारणी से संबंधित है न्याय का सिद्धांत। और अगला पॉइंट है कि डायट मेंटर है तो डायट संकाय का सदस्य होता है डायट मेंटर। ये होते क्या है डायट मेंटर? तो देखिए डायट द्वारा एक सदस्यों का चुनाव किया जाता है, उसी को डायट मेंटर कहते हैं। डायट मेंटर क्या करता है कि एक एक सदस्यों का डायट ब्लॉक स्तर पर नियुक्त करता है कि भाई आपके अंतर्गत ये ब्लॉक आता है, और उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उनका निरीक्षण करना इसी का कार्य होता है डायट मेंटर का। और उस विद्यालय में जो भी कमियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको मिलजुल कर बीआरसी के साथ मिलजुल कर उसका निराकरण करने का कार्य जो है डायट मेंटर करता है। तो ये डायट द्वारा निर्धारित किया जाता है, डायट का एक सदस्य होता है, डायट इसको नियुक्त करता है, ये ब्लॉक स्तर पर इनको एक एक ब्लॉक दिया जाता है। अगला पॉइंट मतलब कि एक जिले में जितने भी ब्लॉक आते हैं उनके लिए अलग अलग डायट एक मेंटर का सदस्य का डायट नियुक्त करता है। 6 से 14 वर्ष के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये कर दिया गया था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। बिना शिक्षा बिना बोझ के संबंध है यशपाल समिति जो 1992 में आई थी। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, और एनसीएफ 2005 का भी वो अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा उसका टैग था यशपाल समिति का कि शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो 1986 में बनी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल कितने खंडों में बांटा गया था? तो 12 खंडों में। तो ध्यान रखिएगा 12 खंडों में इसको बांटा गया था। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं होती है, सामग्रियां होती हैं, उनको उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1987 में जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी में इसकी व्याख्या किया गया था, और इसकी शुरुआत 1987 में किया गया था। अगला पॉइंट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर होता है? तो वो ब्लॉक स्तर पर होता है। और आगे चलते हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो वह 3 वर्षों तक दी जाती है। 8 वर्ष तक नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष तक दिया जाता है। आपको बता दिया जाता है 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें प्रवेश जो है 6वीं कक्षा से ली जाती है। 11 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें प्रवेश लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रवेश 11 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनको प्रवेश लिया जाता है। बच्चे नहीं, बालिकाओं को प्रवेश लिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में किया जाता है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो ब्लॉक होते हैं उनके लिए ये स्थापना किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश लिया जाता है? तो 6वीं कक्षा में प्रवेश लिया जाता है। और 3 वर्ष की शिक्षा इसमें होती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा में 3 वर्ष की शिक्षाएं जो दी जाती है। अगला पॉइंट है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव। तो प्रधाना अध्यापक होता है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, और अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो 3 अभिभावक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य? तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक ग्राम प्रधान और एक प्रधाना अध्यापक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। उसके बाद जो 3 सदस्य होते हैं उसमें से एक सदस्य जो होती है महिला होना आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिलाओं को होना आवश्यक है? तो 1 महिला को होना आवश्यक होता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12वीं के अंतर्गत इसका गठन आता है ग्राम शिक्षा समिति का। आगे चलते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2000 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया गया था ग्राम शिक्षा समिति के गठन का
प्रारंभ। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1972 में। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया था। अगला पॉइंट, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो शंकु प्रभारी उसको कहा जाता है, एनपीआरसी को। अगला पॉइंट, एनपीआरसी की समन्वयक अपने क्षेत्र में विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह कितनी बार करता है, तो ये 2 बार करने वाले व्यक्ति होते हैं एनपीआरसी। अगला पॉइंट है कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। और अगला पॉइंट हमारा है कि राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान जो है इलाहाबाद में स्थित है। इनकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सीमेट कहाँ है, तो इलाहाबाद में स्थित है। सीमेट की स्थापना जो है इलाहाबाद में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये राज्य स्तर की जो शिक्षण व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करती है सीमेट। अगला पॉइंट, SCERT का गठन जो है 1981 में किया गया था। यह केंद्र स्तर की एक शिक्षण संबंधी संस्था होती है, संगठन होता है, जो शिक्षा पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का संचालन, मतलब जो भी क्रियाएं होती है उसका निराकरण ये करता है NCERT, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, उसकी स्थापना दिल्ली में है। SCERT की स्थापना 1961 में ये राज्य स्तर की होती है और यूपी में जो लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1964 में। अगला पॉइंट, NCTE यानी कि राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक परिषद, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, NCTE यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इसको कहते हैं। स्थापना 1995 में इसको स्थापना किया गया था, 17 अगस्त 1995 में। ये क्या होता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। देश में जितने भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जैसे कि DELED, BELED जो भी होता है, इनको ये मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है NCTE, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सब पढ़े किसका उद्देश्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का। पेंसिल पर बना होता है और इस पर 2 बच्चे बड़े होते हैं और लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े, तो यह सर्व शिक्षा अभियान का अंग होता है। अगला पॉइंट, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र की नगर क्षेत्र के लिए कौन सा संक्षिप्त रूप से, तो URC इसका संक्षिप्त रूप होता है। इसका संक्षिप्त रूप आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट, निपा का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला पॉइंट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2009 में निःशुल्क पारित हुआ था, नहीं ये बना तक कब था, अधिनियम कब आया था, तो 2009 में आया था। और पारित कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को यह पारित हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को यह पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य है कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ था, तो 2005 में इसको गठित किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय शिक्षा आयोग जिसको कोठारी आयोग कोठारी नहीं हंटर आयोग कहा जाता है, 1882 में आया था। इसको सर विलियम हंटर उसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग का संबंध है 1882-83 से। इसकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण दोष है, इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की बात किया था। हंटर कमीशन, वो पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ये मुसलमानों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था की बात करता था हंटर आयोग। अगला पॉइंट, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1992 में यशपाल समिति का गठन हुआ था। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे और इसका टैग क्या था कि शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। अगला पॉइंट, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 2000 ईस्वी में ये हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के एक महाद्वीप है वहाँ पर ये हुआ था, डकार
विश्व शिक्षा सम्मेलन। और अगला पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये आता है। स्थापना 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध डकार विश्व सम्मेलन से है। इसी से प्रभावित होकर भारत ने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आता है। और अगला पॉइंट है कि ब्रिज कोर्स समाप्त किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब 2009 आया था, उस समय ब्रिज कोर्स को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिज कोर्स होता क्या है? देखिए, ब्रिज कोर्स ऐसा माध्यम होता है जिसमें कम समय में बच्चों को वो ज्ञान दिया जाता है जो उनको आगे कक्षाओं में जाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे उनके लिए ब्रिज कोर्स का स्टार्ट किया गया था। और ब्रिज कोर्स काफ़ी अच्छा सिस्टम था, कम समय में बच्चों को वो ज्ञान देना जो आगे जाने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। वो पीछे का जितने भी ज्ञान छूटा हुआ था उनको ज्ञान ब्रिज कोर्स के माध्यम में कम समय में निर्धारित कर दिया जाता था। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों को घोषणा कब किया था? कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा गया है। 20 नवंबर 1989 में इसका घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ के द्वारा। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत ने कब अलंकृत किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर 1992 में इसको भारत ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई है? तो देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 22 अगस्त 1947 को किया गया था। और अगला पॉइंट है हमारा कि किस अनुच्छेद के से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यवहार भी दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आ जाता है। अगर स्त्री अपने बच्चे के साथ अनैतिक व्यवहार रखती है तो वो भी एक दंडनीय अपराध माना जाता है अनुच्छेद 23 के तहत। यह शोषण के अधिकार के अंतर्गत, ये मौलिक अधिकार है और शोषण के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आता है। तो यह 23 के अंतर्गत आ जाता है, क्रय विक्रय से संबंधित जो भी बातें होती हैं। और बंधुआ मजदूरी जो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आ जाता है कि छोटे बच्चों से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं किसी कल कारखानों में। तो ये थे हमारे शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के कॉम्बिनेशन पार्ट का पार्ट 2 था। इसमें भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने कवर कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्त, वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।